There are 7 periods and 8 groups in Mendeleev periodic table. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की थी। देयर आर 2 स्टेप्स इन क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया था। एक अर्लियर स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके बाद फिर लेटर स्टेप है। तो अर्लियर स्टेप में आपने मेंडलीव तक आकर छोड़ दिया था, बल्कि मेंडलीव को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एलिमेंट्स। जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मेंडलीव ने अपना वर्क 17 फरवरी 1869 में किया था, 17 फेब 1869। तो उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी जिसे हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मेंडलीव ने अपना वर्क हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ कंपाउंड पर किया था, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स का रिएक्शन, डिफरेंट एलिमेंट का इंटरेक्शन उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कराया। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया उन्होंने कि सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही कराया? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और ये आसानी से बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकते हैं। इसलिए मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेलेक्ट किया था। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट ऑक्साइड्स बने और हाइड्राइड्स बने और उसी पर मेंडलीव ने अपनी स्टडी शुरू की। जब मेंडलीव ने अपनी स्टडी शुरू की थी तो उस वक्त 63 एलिमेंट्स वर नोन, सिर्फ 63 एलिमेंट्स यानी 63 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड हुए थे उस वक्त तक। और उन 63 को उन्होंने अरेंज तो किया ही किया, साथ ही साथ उन्होंने आगे के लिए प्रिडिक्शन भी कर दिया था कि बहुत सारे एलिमेंट्स और आएंगे और जिनकी प्रॉपर्टी एक पार्टिकुलर ग्रुप से मैच करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेंडलीव का। उन्होंने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास या बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रखा था और इस बेसिस पर एक पीरियोडिक लॉ बना जिसे हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जरा देखिए। दिस इज द हेडिंग, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग लिखिए क्या है ये लॉ। फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are the periodic function of their atomic mass। इन्वर्टेड कॉमा में इसको हम बंद कर देंगे। कई बार बताया है कि इन्वर्टेड कॉमा में क्यों बंद करेंगे। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा, यानी ऊपर जो ग्रुप उन्होंने बनाया, ग्रुप में उन्होंने ऊपर क्या रखा, लो एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को रखा और उसके नीचे फिर हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को रखा। और इस तरह से उन्होंने अरेंज किया कि टोटल उनकी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स आ गए। टोटल कितने ग्रुप्स आए बच्चों? 8 ग्रुप्स बन गए।
और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम हुआ उसको हम पीरियड कहते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वो क्या है, पीरियड है, और वर्टिकल कॉलम क्या है, ग्रुप है। तो वर्टिकल कॉलम आपके 8 कॉलम्स थे और जिन्हें ग्रुप कहा गया। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स हैं। और फिर स्टडी के बाद पता लगा कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं, यानी हॉरिजॉन्टल कॉलम है, बेसिकली 7 पीरियड्स हैं। तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था मेंडलीफ का। तो हम पढ़ते हैं इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। Characteristics of Mendeleev periodic table. Number 1, there are 7 periods and 8 groups. GPS लिख दिया मैंने, 8 GPS यानी 8 ग्रुप्स हो गए। There are 7 periods and 8 groups in Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table. Number 2, Mendeleev periodic table is based upon atomic weight. Number 3, Mendeleev periodic table is based on oxide and hydrides compounds study. तो ये 3 बातें बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जब मेंडलीफ ने अपनी स्टडी शुरू की थी। और मेंडलीफ ने अपनी स्टडी शुरू कब की थी? इन 17 फरवरी 1869 में। सेशन भी याद रखना है, टाइम भी याद रखना है, मेंडलीफ ने कब वर्क शुरू किया था, तो ये टाइम भी आपको याद रखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, MPT मैंने बना दिया, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। पहला आपका सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। पहला क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। मेंडलीफ ने जो वर्क किया अपना, उन्होंने जो ग्रुप बनाया तो उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए सीक्वेंस में रख दिया। यहाँ पे सिस्टमेटिक स्टडी से मतलब ये है, उससे मुराद ये है कि ग्रुप की खासियत ये होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जब उसमें अगर एक एलिमेंट के बारे में आपको पता लग जाए तो उसके साथ जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक ग्रुप में रखे हुए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती हैं, तो अगर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपको पता लग गई तो दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी आपको पता लग जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से जो है सिस्टमेटिक स्टडी होती है, उसे एक सिस्टमेटिक ज्ञान होता है, बहुत परेशानी नहीं होती है, बहुत आसानी से हम एलिमेंट की स्टडी कर सकते हैं। तो पहला तो सिग्निफिकेंस इनका यही है। दूसरा सिग्निफिकेंस देखते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मेंडलीफ ने एक काम और किया अपनी पीरियोडिक टेबल में कि उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे। क्या छोड़ दिए?
कुछ गैप्स छोड़ दिए और ये प्रिडिक्ट किया, ये भविष्यवाणी की, ये पेशेगोई की कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे जो इन्हीं ग्रुप में इसी जगह पे आएंगे और उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनकी प्रॉपर्टी उनसे मिलती जुलती होंगी जो इनके पास वाले एलिमेंट्स हैं, यानी इनके करीब वाले एलिमेंट, यानी ये जिनके पास रखे जाएंगे, जिस ग्रुप में भी रखे जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी इनसे मिलती जुलती होगी, उनका नेचर बिल्कुल उनसे मिलता जुलता होगा। और हुआ भी ऐसा, जब कुछ दिनों के बाद एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो ऐसा ही हुआ जैसा कि मेंडलीफ ने कहा था, जैसा कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कि उन्होंने एक कुछ प्रिडिक्शन कर दिया था, वो प्रिडिक्शन सही भी हुआ। जैसे कि उन्होंने एक टर्म दिया एका। एका, एका जो है ये संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत जबान का ये वर्ड है और संस्कृत में एका का मतलब होता है नेक्स्ट, दूसरा, यानी बाद का, जिसको हम कहते हैं बाद का। जैसे इन्होंने दिया एका एल्यूमिनियम एंड एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन। एका एल्युमिनियम का मतलब है गैलियम और एका सिलिकॉन का मतलब है जर्मेनियम, जर्मेनियम। इसको हम गैप में लिखेंगे। तो पहले वो गैप था और बाद में ये जर्मेनियम से भरा गया। इसी तरह से ये पहले जो गैप था ये गैलियम से भरा गया। तो एका एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम के नेक्स्ट, एल्युमिनियम के बाद जो एलिमेंट आएगा कौन आएगा? गैलियम आएगा। इसी तरह से एका सिलिकॉन का मतलब ये कि सिलिकॉन के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर होगा और आएगा, तो इसमें भरा गया जर्मेनियम। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, एका का मतलब दूसरा, बाद में आने वाला, समझ गए? तो इस तरह से मेंडलीफ ने ये प्रिडिक्शन भी किया, जिसको हम एका के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में एका लिखा जाता है, लेकिन ये एक्चुअली जो है संस्कृत भाषा का शब्द है एका। तो एका का मतलब बाद में आने वाला। तो ये रहा आपका दूसरा सिग्निफिकेंस। तीसरा, करेक्शन ऑफ डाउटफुल मासेस। जैसे कुछ एलिमेंट पाए गए जिनकी मास जो है रॉन्गली प्रिडिक्ट की गई, उसको बाद में फिर सही किया गया, जिसमें मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की हेल्प ली गई। जैसे कि बेरिलियम की अगर हम बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 पाया गया, जो कि रॉन्गली कैलकुलेटेड था। तो आपको पता है कि कार्बन का मास 12 होता है और नाइट्रोजन का क्या होता है? 14 होता है। तो हर हाल में बेरिलियम जो इनके बीच में रखा जाना चाहिए, लेकिन अगर बेरिलियम इनके बीच में रखा जाएगा तो गलत बात होगी, क्योंकि इसकी पोजीशन ये नहीं है। तो बेरिलियम की मास जो है बेसिकली जो है ये 9 के आसपास आनी चाहिए, और 9 के आसपास है, और इसकी वैलेंसी 2 है, समझ गए? तो वैलेंसी इसकी क्या है? 2 है। और इस तरह से देखा गया कि बेरिलियम की पोजीशन जो है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसके बीच में होनी चाहिए? लिथियम और बोरान के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि लिथियम का 7 होता है और बोरान का 11 होता है एटॉमिक मास। तो इसके बीच में तो बेरिलियम को एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका एक्चुअल जो है मास क्या है? 9 के आसपास है, 9 है। तो इस तरह से देखा गया, कुछ करेक्शन भी किया गया। तो ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का सिग्निफिकेंस मैं बता रहा हूं आपको। तो ये थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के सिग्निफिकेंस। अब कहीं न कहीं से मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कुछ डिमेरिट्स भी पाई गई, कुछ डिफेक्ट भी निकला। अब हम उन डिफेक्ट्स की जरा सा बात कर लेते हैं। डिफेक्ट्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। डिफेक्ट इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। Some dissimilar elements are grouped together and some similar elements
some similar elements placed in different groups. इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी अलग अलग ग्रुप में रख दिया, जबकि एक ही ग्रुप में रखना चाहिए था। लेकिन इसमें भी एक राज है, ऐसा क्यों किया था मेंडलीफ ने? क्योंकि मेंडलीफ ने कुछ मजबूरी के तहत ऐसा काम किया था। उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर कर रही थी, प्रॉपर्टीज में कुछ मतलब डिसबैलेंस हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। तो इसलिए डिफेक्ट तो नहीं माना जाए, मेरे हिसाब से डिफेक्ट नहीं है। लेकिन ओवरऑल जब पीरियोडिक टेबल की स्टडी की जाती है, जब हम पीरियोडिक टेबल से कोई रिजल्ट निकालते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं से जाकर डिफेक्ट पैदा होता है, तो इसलिए उसको डिफेक्ट के नाम से ही लिखा जाता है। एनीवे, तो उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी और मेंडलीफ ने उन्हें क्या किया, अलग अलग ग्रुप में रख दिया। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, उन्हें एक ही ग्रुप में रख दिया गया। तो इस तरह से एक डिफेक्ट आता है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को क्वाइनेज मेटल के साथ रख दिया गया, जबकि क्वाइनेज मेटल और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती हैं। इसी तरह से कॉपर और मरकरी, कॉपर और मरकरी की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, इन्हें अलग ग्रुप में रख दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब दूसरा एनोमैलस पेयर ऑफ एलिमेंट, एनोमैलस पेयर ऑफ एलिमेंट। जैसे आर्गन, आर्गन का है 39.9 और पोटेशियम का है आपका 39.1। तो आर्गन को ऊपर रखा गया, पोटेशियम को नीचे रखा गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पोटेशियम को ऊपर जाना चाहिए था और आर्गन को नीचे आना चाहिए था। इस तरह से और भी कुछ पेयर्स हैं जो फिट नहीं बैठते अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, तो इसलिए इनको हम डिफेक्ट में काउंट करते हैं। थर्ड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की पोजीशन कंफर्म नहीं है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पर बेस करती है। और आपको पता है कि आइसोटोप्स वो होते हैं फ्रेंड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के कई एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, आपको पता है या नहीं पता है तो पता होना चाहिए, 1H1, 1H2 और 1H3। अब आप देखिए एक ही एलिमेंट के 3 हाथ, 3 पोजीशन कैसे हो सकती है? एक एलिमेंट की 3 पोजीशन तो हो नहीं सकती। अब वहां पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो हाइड्रोजन की 3 पोजीशन होनी चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं भाई। तो एक एलिमेंट एक ही तो जगह लेगा। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की पोजीशन की बात करें तो बिल्कुल भी कहीं से एडजस्ट नहीं होती, क्योंकि इनके 3 आइसोटोप्स हो गए, 1, 2, 3। 1H1 प्रोटियम, इसको हम प्रोटियम कहते हैं, 1H2 ड्यूटीरियम और 1H3 ट्राइटियम। तो इनको नहीं रखा जा सकता मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उनका लॉ जो है एटॉमिक वेट पर बेस करता है। तो इस तरह से कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में। तो इसलिए मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल उस वक्त तक तो यूज की गई थी, लेकिन बाद में जब मोज़ले ने जब एक्सपेरिमेंट किया और एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, तो फिर वहां पर एक दूसरी पीरियोडिक टेबल बनाई गई, बोर ने बनाई थी, नील बोर ने बनाई थी वो पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो बहुत सारी बातें जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में डिफेक्टिव थी, इसमें आकर के उसको सही किया गया, और आज हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम डिटेल में पढ़ेंगे किसी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अख्तर सर को दीजिए इजाजत। ओके, बाय।